बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अवामी मसाइल जूं जूं बढ़ते जा रहे हैं, सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्जामात और गैर संजीदा रवैया भी उसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ऑपोजिशन टू ऑपोजिशन हुकूमत भी महज इल्जामात और सियासी कशीदगी बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठा रही है जिससे ऑपोजिशन को नीचा दिखाया जा सके। आज एक दफा फिर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ रहनुमाओं को जेब कतरे करार दे दिया, ऑपोजिशन पर तुंदो तेज वार किए हैं और बावर कराया है कि कोई जो मर्जी करे, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वो सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। ये सब इकट्ठे उसी तरह ही हैं जिस तरह वो हॉस्पिटल में छोटा सा माफिया इकट्ठा हो जाता है, चेंज नहीं आने देता। दिन में पाकिस्तान की किस्मत बदलने के दावे करने वाले कप्तान आज लाहौर में अपने बयानात से बदले बदले दिखाई देते हैं। फिलहाल उन्हें भी अब एहसास हो चुका कि नया पाकिस्तान स्विच नहीं है जो बटन दबाने से बन जाएगा। को समझा के थक गया हूं कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। याद रखें कि जिंदगी कभी भी सिर्फ फेरी टेल्स में हम पढ़ते थे जब छोटे थे तो अंग्रेजी की किताबों में पढ़ते थे एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, असल जिंदगी में ऐसी चीज नहीं होती। वो लिव्ड हैप्पीली आफ्टर जो होता है, यानी जो सुकून की जिंदगी, वो सिर्फ कब्र में ही होती है। एक तरफ आज कौमी असम्बली का ऐवान भी मछली मंडी बना रहा। कौमी असम्बली के इजलास में भारतीय पायलट अभिनंदन के मामले पर खूब गर्मागर्मी देखने में आई। अयाज सादिक ने भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत वापस भेजने के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि अभिनंदन के मामले पर हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे, शाह महमूद कुरैशी की तो टांगें कांप रही थी। उनकी क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने। इजलास की कार्रवाई के दौरान अवामी नुमाइंदे शोर शराबा करते रहे, हंगामा आराई होती रही। अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, जबकि डिप्टी स्पीकर ने शोर शराबा करने पर आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। राजा परवेज अशरफ ने माजरत की, मगर डिप्टी स्पीकर ने कबूल करने से इनकार किया। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। इस सेशन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं ये। आपको क्या पता आइन का? आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। आइन का सबक हमें न दे। ये पुराना हो गया कि फलां गद्दार है, फलां मुहिब्बे वतन नहीं है, फलां ये है, फलां चोर है, फलां डाकू है। और अगर ये डाकू और चोर हमने गिनने शुरू कर दिए तो फिर शायद आपके पार्लियामान की कोई इज्जत इक़्तिदार नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कौमी असम्बली ने पीडीएम जलसों में आइन के खिलाफ हर्जा सराय पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि पीडीएम जलसों में ऐवान की करारदादों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने तो दौरान तकरीर एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी। बताना चाहता हूँ स्पीकर साहब, इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। ये कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। रूल इजाजत नहीं देता कि आप कागज फाड़ के फेंके सब। गुज़श्ता रोज भी इजलास के दौरान कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। अवाम के टैक्स के पैसे से इजलास के लिए टीएडीए और मराद हासिल करने वाले महज लड़ाई झगड़ा और शोर शराबा ही करते रहे। ख्वाजा आसिफ जो माजी में भी शेरी मजारी साहिबा से मुतालिक काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, एक मरतबा फिर से उसी कैफियत में दिखाई दिए। मैं कोई जवाब दिया तो फिर जेंडर का इशू आ जाएगा। क्या जनाब स्पीकर, यहाँ से आवाजें आती हैं, पता भी नहीं लगता किस जेंडर की आवाज आ रही है।
हालांकि बहुत ही काबिल मजम्मत किस्म की बात है, ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर मेंबरान भी अगर इस ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पार्लियामेंट की तकद्दुस की बात आखिर कौन करेगा और किस मुंह से करेगा। कौमी असम्बली के सेशंस देखकर यूं ही लगता है जैसे अवाम के हकीकी नुमाइंदे होने के दावेदार दर हकीकत एक तकरीरी मुकाबले के लिए जमा होते हैं। बिलखसूस इस मौके पर जब एक दिन कबल पेशावर में दहशतगर्दों ने तालीमी दरसगाह को निशाना बनाया हो, जब मुल्क भर में फिजा सोगवार थी, ऐसे वक्त में बजाय इसके कि मेंबरान असम्बली दहशतगर्दी से लड़ने की बात करते, कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता, लवाकिन के जख्मों पर मरहम रखा जाता, कौम महज तमाशा ही देखती रही, कौमी रहनुमाओं के सियासी झगड़े ही सुनती रही। ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन हुकूमत भी एहतजाज ही करती हुई नजर आती है। एक तरफ अवाम हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, रियासत रट कायम करने में नाकाम है, माफियाज बेलगाम है, कौमी इदारे तबाही के दहाने पर हैं, गवर्नेंस के मसाइल चूं के तू हैं, महंगाई की गूंज आसमान पर सुनाई दे रही है, अद्वियात मैसर नहीं है, मैसर हैं तो गरीब की कुव्वतें खरीद से बाहर हैं। लेकिन ये सब अवामी मसाइल हैं और अवामी मसाइल की परवाह किसे है। इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक सियासी रहनुमाओं के किरदार और जिम्मेदारियों के हवाले से बिल्कुल आज हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ सबसे पहले ज़ुबैर उमर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल, बड़ी अफसोसनाक मनाजिर जो है वो आज हमने देखे कि जब एक मुश्किल वक्त दोबारा से कौम के ऊपर आन पड़ा है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और कोई रिलीफ उनको नहीं मिल रहा। हम ये देख रहे हैं कि असम्बलियों में जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने ट्रस्ट किया आप लोगों के ऊपर और असम्बलियों में भेजा, वो बड़े मायूस हैं इस तमाम सूरत हाल से। उनकी बात कोई नहीं कर रहा, उनके हक की बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई को कंट्रोल करने की बात नहीं हो रहा है तो बस एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां हो रही हैं। नहीं, आप जी सबको आपने लपेट दिया। जब हुकूमत का काम होता है डिलीवरी करना, हल करना, ऑपोजिशन का काम थोड़ा। उनके पास ऑपोजिशन के पास क्या कंट्रोल है? फिस्कल पॉलिसी क्या ऑपोजिशन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपोजिशन बनाता है। ये सारे जो हैं हुकूमत फैसला साजी है ये हुकूमत के पास होता है कि चीनी कब इंपोर्ट करनी है, कब एक्सपोर्ट करनी है, गंदम कब इंपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट करना है, या दूसरे जो मसाइल है जिसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है, जिसकी वजह से गुर्बत इतनी हो गई, जिसकी वजह से बेरोजगारी इतनी हो गई, ये तो हुकूमत के पास है ना सारे कंट्रोल। पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, तमाम इंतजाम उनके पास है, तमाम मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं, कौमी इदारे उनके पास हैं, फिर वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज उनके पास हैं। तो अगर इतनी नकम्मी हुकूमत है तो जाहिर सी बात है 2.25 साल हो चुके हैं और 2.25 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है कि एक अजीब सी बात है कि 5 साल तक आप जुबैर साहब ठीक है आपकी बात किसी हद तक बजा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हुकूमत इस तरह के फैसले ले रही होती है तो एक ऑपोजिशन ही की तरफ देखा जाता है। उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत फैसला करने जा रही है हुकूमत, खासतौर पर अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों को तो बड़ी मेच्योर और बड़ी समझदार किस्म की ऑपोजिशन जो है वो उस तरह से प्ले करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हुकूमत कर चुके हैं। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप लोगों को पता होगा कि जी ये चीज़ गलत हो रही है, आप लोगों को इसके ऊपर पकड़ना जो है वो चाहिए हुकूमत को। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर गद्दारी के एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगते हैं, लेकिन जो बात अवाम की रिलीफ के साथ जुड़ी होती है वो होती नहीं है। कि मैं मोदी का एजेंडा लेके चल रहा हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? आज इमरान खान या कोई भी उनका सीनियर लीडर कह दे कि जी हम जो भी हैं बात करेंगे, आपस में लड़ झगड़ के बात करेंगे, पॉलिसीज के और परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे। हम आज मैं आपको गारंटी कहता हूँ हम कहेंगे कि हम कोई बात नहीं करेंगे। हमने कभी ऐसी बातें की हैं कि जी वो हम उनको अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम मीडिया को बंदिशें करने पर हम हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में किसी को नहीं अमल दखल करना चाहिए जिसके पास आईनी हक नहीं है, तो कहते हैं ये मोदी का एजेंडा है। तब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे हर रोज अपनी हुबुल वतनी साबित करनी पड़ती है। मैं क्यों नहीं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा? मैं तो बिल्कुल जवाब दूंगा। कि फिर हमें आप ये याद दिलाते हैं तो हम कहेंगे ना कि जो चीज 72 साल में इंडिया नहीं कर सका था, आप आखिरकार कोई तो वजह होगी ना कि यूनियन का हिस्सा नहीं बनाया था कश्मीर को इंडिया ने। क्या इंडिया चाहता नहीं था? किस वजह से नहीं बनाया था? क्योंकि उस डर और खौफ से नहीं बनाया था, पाकिस्तान के रिएक्शन की वजह से। जैसे ही ये आए उन्होंने हड़प कर लिया। अब तो उनके लीगल स्टेटस भी नहीं है। अब तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिए जो इंडिया और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट था
कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। इंडिया रिकॉग्नाइज करता था कि डिस्प्यूटेड एरिया। अगस्त लास्ट ईयर से उन्होंने उठा के उसको हड़प कर लिया, 370 को रिपील कर दिया। वो इंडिया का यूनियन का, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, वैसे कश्मीर है, तो हम क्यों नहीं क्रिटिसाइज करें? अच्छा जुबैर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीब में एक बात की है और उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान कोई स्विच नहीं है, जो बटन हम दबाएं तो वो जो है वो चीज़ें तब्दील हो जाएं, ऐसा फेरी टेल्स में होता है। तो क्या किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इसको? इज इट अ कन्फेशन? टेल्स में ऐसा होता है ना, तो जब हम कहते थे तो आपने तो ये कहा था ना कि मैं कसम उठा के कहता हूँ पहले साल में टैक्स रेवेन्यू 4000 से 8000 ले जाऊंगा। उस वक्त हम कहते थे कि भाई ये कोई बटन दबाने से नहीं होता, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो आपकी नासमझी थी, आपकी नालायकी थी कि आपको इतनी समझ नहीं कि एक साल में 4000 से 8000 नहीं होगा। लेकिन जितना हम बढ़ा रहे थे उतना तो बढ़ाते जाते, कम से कम वो तो जारी रखते, कम से कम वो आदादो शुमार तो अचीव करते जो हम कर रहे थे। आपको कुछ पता ही नहीं था। अगर जिस शख्स ने ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना कि मैं वादा करता हूँ मैं करके दिखाऊंगा 4000 से 8000, तो अभी अगर हम उनसे ये पूछने में हमें हक बजाने पे है या नहीं है कि जो आज आप कह रहे हैं आइंदा के लिए हम कैसे बिलीव कर लें? मैंने तो सिर्फ एक चीज में कहा है ना, एक वज़ीर आज़म यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले जो उन्होंने बातें की थी वो पूरी नहीं की, तो अभी भी उनके ऊपर जो है वो यकीन नहीं किया जा सकता। अच्छा जुबैर साहब, एज यू आर स्पोक्स पर्सन फॉर मियां नवाज शरीफ साहब, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ बामानी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या समझा जाए, अगले आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की खबरें मिलेंगी, कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं या कोई बड़ी खबर उससे आ सकती है? खबर एक ही आ सकती है, किसी डायलॉग होगा इस बात पर कि जी वो कब अपना जाने का फैसला सुनाते हैं, हम बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे। अच्छा, इनके साथ पीटीआई के साथ इस चीज पर डायलॉग नहीं हो सकता कि जी वो हुकूमत आगे कैसे करेंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ ये है कि वो अनाउंस करें कि वो कब जाएंगे, उस पर हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, एक आखिरी सवाल, ख्वाजा आसिफ साहब ने माजी में भी शरी मज़ारी साहिबा से मुतल्लिक मुतनाज़ अल्फाज अदा किए हैं पार्लियामान में, और हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कल के इजलास में भी बोली हैं, जेंडर स्पेसिफिक अगर उनको कहें तो गलत नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जबकि नून लीग को मरियम नवाज साहिबा जो कि खुद एक खातून है वो लीड कर रही हैं, मुनासिब बात नहीं है, और ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन के मुँह से? नहीं होती, आप सही कह रही हैं। मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं, मैं इस दिन में तो मुझे नहीं पता कल क्या हुआ है, फॉलो नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है हमें ऐसे इस किस्म के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जुबैर उमर साहब मौजूद थे, तर्जुमान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के लिए। हुकूमती मौक़िफ़ भी यकीनन इसके ऊपर लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जुबैर साहब ने कहा कि हुकूमत की शायद ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और किसी हद तक मैं उनकी बात से इत्तफाक भी करती हूँ, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी पहली होती है, बड़ी होती है, चूँकि रिसोर्सेज हुकूमत के हाथ में होते हैं, तो हुकूमत का एक काम बनता है कि अगर वो हुकूमत अपनी कामयाबी से चलाना चाहते हैं, लोगों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं, तो सबको साथ मिलाकर जो है वो चला जाए, तो बड़ी जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही होती है। हुकूमती मौक़िफ़ इसके ऊपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदाकत अली अब्बासी साहब एक ब्रेक के बाद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बिल्कुल हम जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और बात हम कर रहे हैं पार्लियामान में मौजूद पार्लियामानी लोगों के गैर पार्लियामानी रवैयों के हवाले से। जो मनाजर हमने पार्लियामान में देखे वो इंतहाई अफसोसनाक और अफसरदा करने वाले मनासिर थे, खास तौर पर अवाम के लिए, जब अवाम ये देख रही है कि दहशत गर्दी की एक लहर जो है वो सर उठा चुकी है, महंगाई का तो हाल ही मत पूछिए, और कोई रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं है, कोरोना की दूसरी लहर भी सर पर आन खड़ी हुई है, लेकिन पार्लियामान में तो जैसे लगता है कि इस चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा। आवाम के क्या मसाइल हैं, किस तरीके से आवाम को रिलीफ देना है, इस बारे में बात नहीं होती, लेकिन अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ और रंजिशें, फिर एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के रिमार्क्स, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ का रिमार्क्स बहुत दिल दुखाने वाला एक रिमार्क्स अगर मैं कहूँ तो उनके थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अब वो बदस्तूर जारी हैं, चल रही हैं, और इससे एक बार फिर से आवाम को शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि पार्लियामान में मौजूद लोग
उनकी तरफ काफ़ी बेहिस हैं और उसकी वजह से मायूस होना आवाम का बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा। सदाकत अली अब्बासी साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडाट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। पहला सवाल सदाकत साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, पार्लियामेंट मछली बाजार का मंजर पेश करा था, क्या वो लोग जिन्हें मसाइल की मारी हुई आवाम वोट देकर यहाँ पर भेजते हैं, आवाम तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं उनसे इस किस्म का रवैया, आवाम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उनकी बात होगी, महंगाई की बात होगी, जो मसाइल उनके हैं, लेकिन हुकूमत बस यही कहती रहती है कि एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। आवाम को तो एनआरओ दे दें कम से कम। आप देखें जी, आपने आज जो पार्लियामेंट में देखा, आपको पूरी खबर पता होनी चाहिए कि वो तो गाली गलोच पे उतरे हुए थे। कल जब परसों भी जब वो गुस्ताखाना खाकों पे भी करारदाद की बात थी, तो वो आपको अपोजिशन का रवैया, वो सीटियां बजाते हैं, वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना सब रवैया रखते हैं। इसी तरह आज भी ऐसी बात थी कि वो अपोजिशन का एक इनका वो पीपल्स पार्टी का जो एमएनए आगा रफ़ीउल्लाह, जिस तरह की उन्होंने बदजुबानी की, जिस तरह की बदतमीज़ी की और गाली गलोच किया, जिसको बाद में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उसकी माफ़ी भी मांगी, तो वो आपको पता है इस वक्त वो डेस्परेट हैं। उनको समझ लग गई है कि फ़र्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री में उनको ये हुकूमत जो है वो कोई माफ़ी नहीं दे रही, किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिल रहा, तो वो डेस्परेट हुए हुए हैं। कभी वो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी वो बॉर्डर्स को हटाने की बात करते हैं, कभी वो जो आपका बलूचिस्तान को खुद मुख्तार करने की बात करते हैं, कभी वो फ़ौज के हमारे जो सरबराहान हैं उन पर डायरेक्ट तनकीद करते हैं। तो ये डेस्परेशन है, लेकिन ये मेरा ख्याल है आखिरी अटैम्प्ट है माफिया की। इसके बाद हमें लगता है कि चीज़ें लेकिन असम्बली में जो होता रहा, पीपल्स पार्टी रुकन को असम्बली से बाहर निकाला गया, दूसरी तरफ वफाकी वजीर मुराद सईद साहब ने तो एजेंडे की कॉपियां भी वहां पर फाड़ी, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वो डिस्क्रिमिनेशन का एक गिला जो है वो है, और अपोजिशन जमातें एतराज़ तो करेंगी फिर इस तरह की सूरत हाल में। देखिए, एजेंडे की कॉपियां नहीं फाड़ी, मुराद सईद ने वो एनआरओ जो इन्होंने मांगा था, वो जो 34 पॉइंट का नैब ऑर्डिनेंस पे तब्दीली मांगी थी, वो फाड़ी है। कॉपियां एजेंडे की फाड़ना पार्लिमानी रवायत में है, लेकिन स्पीकर का हुक्म ना मानना और उसके हुक्म के सामने खड़े हो जाना, उसकी रिट को चैलेंज करना, ये आगा रफ़ीउल्लाह ने किया। जब उनको बाहर निकाला गया तो वो बाहर निकलने से इनकार किया, उनको बाद में सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाना पड़ा। तो ये तरीक़ाकार जो है इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और मैं आपको बारहा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको पूरे पार्लियामेंट का सेशन आपने कवर किया हो, तो पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने उस मेंबर पार्लियामेंट के रवैये पे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा आई अपोलोजाइज फ्रॉम दी हाउस। तो ये इटसेल्फ एक एक्सेप्टेंस थी, और इसके बावजूद वो बाहर नहीं जा रहे थे। जहाँ तक मुराद सईद की बात है, उन्होंने ये फाड़ने का मतलब है कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। कॉपियाँ फाड़ना मेरा नहीं ख्याल। लेकिन सदाकत साहब देखें अब हुकूमत से हमेशा एक मैच्योर किस्म का रवैया जो है एक्सपेक्ट किया जाता है, जिस तरह कि अभी जुबैर उमर साहब ने भी ये कहा कि ये तो हुकूमत का काम होता है कि किसी तरीके से जो है वो सबको साथ लेकर चले, फिर पॉलिसीज़ बनाई जाएं, फिर ये आटे चीनी के हवाले से जो मसाइल पैदा हैं टाइमली डिसीजन लिए जाएँ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ तो हुकूमत जो है वो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के जलसों के ऊपर करारदाद लाती है, माफियाज के ऊपर कोई करारदाद नहीं, आटे चीनी की कीमतों के ऊपर कोई करारदाद नहीं आती है। मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप असम्बली के रुकन हैं, दोबारा आखिर अवाम में जाना है, वोट भी लेना है, आप लोगों को नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि अपनी जो तरजीहात हैं उनको ठीक किया जाए? देखिए, हम हुकूमत में, हम जो पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे हैं, अगर पाकिस्तान की रियासत के बारे में कोई मनफी बात होगी, पाकिस्तान के दुश्मनों के बयानिए की बात होगी, अगर कोई ब्लैकमेल करने के लिए हमारे जो दुश्मन का बयानिया है और पाकिस्तान की जो सालमियत है और रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, तो उसको कंडेमनेशन करनी है, यही हमारी जिम्मेदारी है। अवाम पाकिस्तान शदीद गुस्से में है कि कोई करप्ट लोग जो क्रिमिनल हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, अगर वो खड़े होके तो वहाँ पे हमारी सरहदों के बारे में, हमारी अफवाज के बारे में और हमारी रियासत के, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद थे। अहमद बिलाल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब को आपने सुना, आपसे पहले जुबैर साहब भी मौजूद थे, एक दूसरे के ऊपर उसी तरीके से इल्ज़ाम तराशी थी। ठीक है, इनकी तमाम बातें मान लेते हैं जी कि वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अवाम किसके पास जाएं और अवाम किसकी तरफ देखें, और अवाम आखिर उन सेशंस के लिए क्यों पे करें जहाँ पर उनकी कोई बात ही नहीं होती? ये तो सब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये हमारा बयानिया है। हम लोग जो सो कॉल्ड एलीट है, ये हमारा बयानिया है कि ऐसे होना नहीं चाहिए और आवाम को
ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत बुरा महसूस करना चाहिए और अवाम को अपने नुमाइंदों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो उनके मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें और इस तरह की लड़ाई ना करें। लेकिन हकीकत ये है, तल्ख हकीकत ये है कि अवाम अपने नुमाइंदों से ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने पूरी जोर लगाएं और हुकूमत के जो अनपॉपुलर स्टेप्स हैं उनके ऊपर अपना बयान और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएं, और वो ये कर रहे हैं। देखिए आप उनके जो जलसों के अंदर लोगों की तादाद है और जुलूसों के अंदर जो लोगों की तादाद है वही रिफ्लेक्ट कर रही है कि लोगों के अंदर ऐसी इस चीज़ की तलब मौजूद है कि लोगों को प्रोटेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ एक एहतजाजी लहर उठाई जाए। तो जब इस किस्म की सूरत हाल है, दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया ये है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों का रवैया ये है कि वो दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करने, एक दूसरे के खिलाफ तल्ख ज़बान इस्तेमाल करने से बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कल के दिन तो आपने देखा कि हमारी असम्बली के अंदर आपने पूरी अपोजिशन को गद्दार और मोदी के उसके अंदर शरारत कर चुका है। ये देखिए, ये इतनी बातें अगर हुकूमत करेगी, हुकूमत के वज़रा करेंगे, तो आपके दूसरे मुल्कों के अंदर क्या तासुर जाएगा। और अपोजिशन भी ज़ाहिर है पर उसका जवाब तुर्की देती है। तो ये दोनों तरफ हालात बहुत ख़राब हैं और इसलिए भी ख़राब है कि बाहर अब एक माहौल बन चुका है इंतहाई ज़बरदस्त कन्फ्रंटेशन का। देखिए आपने जो अभी वीडियो चलाई थी उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक दूसरे के साथ खड़े हुए एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे या इशारे कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि किसी भी वक्त ये बात खुदा न खास्ता हाथापाई तक नौबत आ सकती है। ये बहुत संजीदा सूरत हाल है, इसका लोगों को एहसास करना चाहिए कि इसके नतीजे में बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जिससे आप शायद पीछे ना हट। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर मौजूदा असम्बली की कारकर्दगी की बात की जाए तो आप एक मुबस्सर के तौर पर उसको किस तरह से रेट करेंगे, खास तौर पर जो ये बार बार ये बात की जाती है कि हुकूमत का जो रवैया था वो उस तरह का नहीं था जो कि एक हुकूमत का होना चाहिए, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो तो बात ही नहीं करना चाहते, अपोजिशन बारहा ये गिला कर चुकी है कि वो तो बैठना ही नहीं चाहते, वो तो बात ही नहीं करना चाहते, तो हुकूमत का रवैया जो है वो अपोजिशन जैसा रहा। आप दुरुस्त मानते हैं इस तासुर को? जी ये दुरुस्त है कि अपोजिशन इसे एक हद तक ये दुरुस्त है और एक हद तक ये दुरुस्त शायद नहीं है। देखिए जहाँ तक आपने कारकर्दगी की बात की है ना, तो जब मोटे मोटे इंडिकेटर्स होते हैं पार्लियामेंट की कारकर्दगी के, कानून पास करने के, अटेंडेंस के, नंबर ऑफ डेज के, उस लिहाज से इस असम्बली की कारकर्दगी पिछली असम्बलियों से कोई बुरी नहीं है, तकरीबन उससे मैच। लेकिन अब दूसरा जो जिन चीज़ों के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। मसलन आप इमरान खान साहब की अटेंडेंस जो है वो बहुत कम है। उन्होंने खुद कमिट किया था कि वहाँ के सवालों के जवाब देंगे, तो सवालों के जवाब तो छोड़िए, वो अटेंडेंस भी बहुत कम है। लेकिन आप उसका मुआवजा किस चीज़ से करते हैं? पिछली असम्बली में नवाज शरीफ साहब की अटेंडेंस से, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो उससे भी कम थी। तो इसलिए अगर आप कंपेयर करें तो ये, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि असम्बली के मामलात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता। जो कानून भी पास हुए हैं वो बड़ी तेज़ी से पास हुए हैं, उन्हें स्टीम रोल किया गया है और उसके नतीजे में कोई सोच विचार का अमल नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला किस किस्म का कानून पास हुआ है, और फिर रोज़ इस किस्म की जो लड़ाइयाँ हैं वो ये चलती रहती हैं। तो ये इसलिए, और फिर जब अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते तो फिर वज़रा भी नहीं आते, वज़रा नहीं आते तो अटेंडेंस भी कम होती है, तो इसलिए उसका कोरम भी कम होता है। तो जनरली असम्बली की कारकर्दगी तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। मुझे वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब के किरदार के ऊपर तो बात करनी ही थी कि वो जो है वो क्या कितना अहम होता है किरदार वज़ीर-ए-आज़म का। यकीनन स्पीकर का जो किरदार है वो भी बड़ा कलीदी होता है। ये जो तमाम कार्रवाई चल रही होती है या जो तमाम बातचीत हो रही होती है, तो उसको आप कितना जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं उस किरदार को, या आपको कितना लगता है कि वो सही तरीके से निभाया गया? देखिए मैं स्पीकर के किरदार के बारे में भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, लेकिन क्विकली एक बात कह दूँ कि वजीर आजम के बाद जो दूसरी अहम तरीन पोजीशन हाउस के अंदर होती है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की होती है। वो अपने मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, हंगामा राय के नतीजे में वो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बनता है और फिर
पार्लियामेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करके उसके मुताबिक एजेंडे के मुताबिक चलाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारे कायदे इसमें इख्तलाफ, पहले तो वो बीमार थे, वो असेंबली में नहीं आ सके थे, मुल्क से बाहर थे, फिर अब वो आ भी गए हैं तो अब उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, वो अब असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है असेंबली की कारकर्दगी पे रिफ्लेक्ट करने की। लेकिन जहाँ तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है, देखिए स्पीकर साहब अपनी तय कोशिश करते रहे हैं, लेकिन स्पीकर साहब बहरहाल एक रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं। वो बेशक कहें कि मैं इस वक्त दोनों साइडों को लेकर चलता हूं, तो बहरहाल जो है वो मौजूद होता है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल। महबूब साहब, सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा क्विकली मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद बहुत ही अहम इशू के ऊपर हमें बात करनी है, वो है जी कोरोना ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। NCOC के इजलास में बड़े अहम फैसले हुए हैं, उस पर बात करनी है और आइंदा किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि इस लहर को ज़्यादा मोहलिक भी हम पा सकते हैं या ज़्यादा खतरनाक तरीके की लहर भी हो सकती है। इस तरह की कयासराइयाँ भी की जा रही हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से खतरे की घंटी बज चुकी है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का एक बड़ा फैसला सामने आया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल NCOC के मुताबिक मुल्क भर में रात 10 बजे तक तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। फैसले के मुताबिक जरूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे, जबकि मुल्क भर में तमाम पब्लिक पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। NCOC ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। तमाम फैसलों का इतलाक अब से कुछ देर बाद यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। NCOC की जानिब से ये फैसले उस वक्त सामने आए हैं जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए से डॉक्टर फैसल ने एक रोज कबल ये बताया था कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और ऐसे में पाबंदियों में मजीद सख्ती नागुज़ीर नजर आती है। तंग जगहों पे मास्क का इस्तेमाल, चाहे ये दुकानें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बसें हैं, शादी या दीगर तकरीबात हैं जहाँ तंग जगह में बहुत से लोग इकट्ठे हैं और जहां इन चीज़ों को पे अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर कुछ सख्ती, इजाफी सख्ती की जाएगी जिसमें कुछ फाइन्स या इस तरह की चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में एक मरतबा फिर से इजाफा देखने में आया है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 3,30,516 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के सबब हलाकतों की तादाद 6,766 हो गई है। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मजीद 806 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 24 घंटों में 16 मरीजों का इंतकाल भी हुआ है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और नए फैसलों के बाद अवामी तशवीश में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और लॉकडाउन और कारोबारी जिंदगी के बंद होने का खतरा अब हमारे सरों पर मंडला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब अवाम को करना क्या है। मुस्तकबिल में मुश्किलात से बचना है तो किस किस हवाले से एहतियात करना होगी, कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है और NCOC के इन फैसलों पर अमल दरामद करवाना कितना जरूरी है, इसी हवाले से बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा डॉक्टर अमजद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस नेटवर्क के। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, सबसे पहले मैं बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहूँगी। एज एक्सपेक्टेड कहा जा रहा था कि दूसरी लहर आएगी और ये भी कहा जा रहा था कि चूँकि मौसम जो है वो मुख्तलिफ होगा, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं हमारे यहाँ लगभग, तो उससे भी जोड़ा जा रहा था। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या कितनी मोहलिक हो सकती है लहर और मौसम के साथ जो इसका जोड़ा जा रहा है कि सर्दियों में शायद इसको कंट्रोल करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो, किस हद तक दुरुस्त है ये बात? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और सबसे पहली बात ये जो मौसम की बात कर रही हैं तो आई डोंट थिंक वी कैन डायरेक्टली लिंक इट विद द कोल्ड वेदर।
लेकिन क्योंकि कोल्ड वेदर में और भी हमारे जो है ना रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, नज़ला जुकाम, तो दैट कैन आल्सो बी ए कंट्रीब्यूटर कि उसमें अगर कोरोना वायरस आता है तो उसको एक इजी पैसेज मिल जाता है। लेकिन इस बीमारी को हम सिर्फ पाकिस्तान में ना देखें, वी लुक दिस डिजीज इन ए ग्लोबल डिजीज। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछला जो हफ्ता था दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वीक इन ऑल द डिजीजेस। 20 लाख लोग जो है ना बेसिकली उनको इशू हुआ है कोरोना का जो है ना, एंड दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टेड्रोस, वो WHO को जो हेड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक इशू ये भी आया है कि अभी सॉलिडेरिटी ट्रायल चल रहे थे जिसमें 4 मेडिसिन दे वर बीइंग ट्रायल, उनमें एक क्लोरोक्विन थी, रेमडेसिविर थी, और वो क्लिनिकल ट्रायल्स भी अब जो है ना फेल हो चुके हैं। दूसरा ये है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर के ट्रायल चल रहे थे, सेम हैपन ओवर देयर, तो वो भी जो है ना उससे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है। तो नाउ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट्स द वे कि हम मास्क पहने, जो SOPs हैं हम उनको जो है ना फॉलो करें, उसी तरीके से हम जो है ना मेरे ख्याल में इस बीमारी से बच सकते हैं। अदरवाइज सिचुएशन कैन बी मोर डेंजरस। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, मुझे डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या कुछ अंदाजन कहा जा सकता है कि लहर जो है वो पिछली लहर से कितनी मौलिक हो सकती है? क्योंकि यकीनी तौर पर ये कहा भी जा रहा है और शायद लोग अब इसको जो है वो लाइट लें, और शायद पिछली लहर जब आई थी और लोगों में खौफ था, अंदेशे थे, उस तरीके से लोग शायद अब उन पाबंदियों के ऊपर उस तरीके से अमल ना करना चाहें, या फिर वो उतने खौफजदा ना हो जितने खौफजदा हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? देखिए जी, मेरा पैगाम तो ये होगा, इट कैन बी, अल्लाह करे ऐसा ना हो, आई मीन बट इट कैन बी मोर डेंजरस, क्योंकि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ये अपने आप को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत दे ट्राई टू मेक देमसेल्फ एज मोर एग्रेसिव देन द प्रीवियस वन। और उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वी वर हैविंग ए बेटर लाइफ, और अब ये दूसरी जो इन्फेक्शन का साइकिल है अगर पाकिस्तान में चल पड़ा है, दे शुड बी मोर कॉशियस, क्योंकि अब तो जो एंटीवायरल जिन पे हमारा ट्रस्ट था वो भी हमारे पास नहीं है। वैक्सीन इज ए बिट फार। आई थिंक कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए, एंड मीडिया प्लेइंग ए वेरी गुड रोल, गवर्नमेंट इसमें एफर्ट कर रही है कि और एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट इसकी डिजीज को कंट्रोल करने में। ठीक, डॉक्टर अमजद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि इस दफा किस लेवल के ऊपर तैयारियां हो रही हैं? हमने देखा कि पिछली दफा वो पहली दफा हमें सामना करना पड़ा था, हमने देखा कि तैयारियां भी उस हिसाब से थी, एक पैनिक था लोगों के अंदर। अभी किस तरीके से इसको डील किया जा रहा है? क्या पहली वाली स्ट्रैटेजी जो है वही अपनाई जा रही है? क्या तैयारियां हो रही हैं और किस लेवल के ऊपर हो रही हैं? प्रिपेयर नहीं थे। Now the hospitals are prepared and the doctors and the paramedical staff is very much trained. इसलिए हमें वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमें है वो हमें लोगों के एटीट्यूड का है। लोग इसे लाइटली ले रहे हैं, लोगों ने अब मास्क पहनने बंद कर दिए हैं। हमारे जो अब ये शादी हाल में शादियां हैं या जो भी गैदरिंग्स हैं उसमें लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे। पहले भी हमें मीडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, एंड स्टिल वी नीड द हेल्प ऑफ द मीडिया टू एजुकेट द पीपल कि यार फॉर गॉड सेक अपने अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये 3 चीजों पे अमल कर लें। 3 चीजें सिर्फ 50 दफा अगर कहा जाए ना, वही 3 चीजें बनती हैं, मास्क, हैंड वॉश एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बस इसके अलावा देखें, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी जो हॉस्पिटल्स की प्रिपरेशन है, जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है, वो पहले से इसलिए बेहतर है कि पहले तो हमारे पास ट्रेन स्टाफ ही नहीं था। अब हमारे नर्सिस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और हमारे पास इक्विपमेंट भी मौजूद है। डॉक्टर साहब क्विकली मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि यकीनन आप लोगों के राब्ते होंगे बाहर भी दीगर ममालिक के साथ। कोरोना की वैक्सीन के हवाले से दावे तो बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई मुल्क वाकई वैक्सीन बनाने में कामयाब हुआ है? कोई काबिल एतबार शवाहिद मिले? ऐसा देखें, इसमें जो चाइना है उसका ट्रायल 2nd स्टेज पे है। जर्मन का भी एक्चुअली वैक्सीन इज समथिंग कि वो ट्रायल के बगैर, और उसमें ना बहुत जब जो कॉम्प्लिकेशंस या उसके जो साइड इफेक्ट्स है ना,
जब तक वो मतलब 0.0% से नहीं हो कम जाते। हो जाते उस तक वो नहीं क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स को लगा रहे हो, तो वो ट्रायल यानी कट इन शॉर्ट डॉक्टर साहब, एहतियात ही इसका हल है। अभी कोई वैक्सीन उस तरीके से नहीं शुरू की जा सकती जब तक उसको पूरे तरीके से चेक नहीं कर लिया जाता। तो बहरहाल अभी तो इस तरह